जोहार दोस्तों। तो झारखंड राज्य का इतिहास हम लोग क्रमवार तरीके से देख रहे हैं और इस क्रम में झारखंड का नामकरण निवासी देख चुके हैं और साथ ही साथ झारखंड का प्राचीन काल के अंतर्गत जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश में भी हम लोगों का जो सबसे पहला राजवंश होता है वो मुंडा शासन होता है। हम लोग आज देखेंगे कि मुंडाओं का आगमन झारखंड में किस तरह से होता है, उनका मूल स्थान क्या रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे कि मुंडाओं का रामायण युग में राम के साथ कैसा संबंध था, महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था उसमें ये पांडवों की ओर से लड़े थे या कौरवों की ओर से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस तरह से हम लोग जो दूसरा देखने वाले हैं वो छोटा नागपुर खास का नागवंश देखेंगे, फिर अगला है आपका पलामू का रक्सेल वंश। इस तरह से और भी छोटे छोटे राजवंश है, सबके बारे में हम लोग को देखना है। तो सिंहभूम का सिंह वंश है, मानभूम का मान वंश है, रामगढ़ राज्य है, खगड़िया राज्य है, पंचेत है और कुछ एक लास्ट है ढालभूम का ढाल वंश। तो इस तरह से हम लोग प्राचीन काल के बारे में ज्यादातर देखेंगे, जो मध्यकाल में चला गया है तो मध्यकाल के संदर्भ में उसको हम लोग दूसरा चैप्टर में भी देखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का जो पहला चैप्टर आता है या पहला जो टॉपिक है वो मुंडा है। और मुंडा जो है ये जो है इनका मूल स्थान कहाँ रहा है और इनका आगमन कब हुआ है, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आगमन तो जो है शरद चंद्र राय के अनुसार या बहुत सारे इतिहासकार के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ये 600 ईस्वी पूर्व आए थे, यानी जब वैदिक उत्तर वैदिक युग जो है वो समाप्त हो चला था उस काल में ये झारखंड में इनका प्रवेश हुआ था। तो चलिए मुंडाओं के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये जो मुंडा शब्द है, ये मुंडा खुद अपने आप को मुंडा नहीं कहते थे। ये जो शब्द निकला है वो संस्कृत शब्द से निकला है मुंडा, और आर्य जो इनके पड़ोसी थे उनके द्वारा ये दिया गया शब्द है मुंडा। इसका अर्थ होता है प्रधान व्यक्ति या जो गांव का जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसको हम लोग मुंडा, या उस समय आर्य लोग जो भी थे संस्कृत में उसको मुंडा कहते थे। तो इस तरह से मुंडा जो है वो आर्यों का दिया गया है या इनके जो पड़ोसी हिंदू थे उनके द्वारा दिया गया ये शब्द है। दूसरा चीज देखते हैं कि मुंडा अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं। तो मुंडा अपने को होरो को कहलाना पसंद करते हैं, होरो को। और इस होरो को का मतलब होता है मनुष्य। और ये जो होरोको है वो एक जाति से संबंधित था जो इसी नाम से मिलता है, होरो कहते हैं। और ये जो है मनुष्य जाति है। तो इस तरह से मनुष्य जाति में ये मनुष्य अपने आप को कहते हैं होरोको। तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज भी देखेंगे कि ये जो मुंडा है अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं। तो ये जो है अपने आप को होरो होन कहलाना पसंद करते हैं, कि अगर होरो होन कहे तो इसका भी अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति या मनुष्य के तौर पे इसको भी हम लोग जानते हैं। तो होरो हो होरो होन इस तरह से ये अपने आप को पुकारना पसंद करते हैं। इसको कहीं कहीं मुरा के नाम से भी पुकारा गया है जो कि मुंडा से मिलता जुलता है। तो इस तरह से हम लोग ये सारा चीज देखने का प्रयास करते हैं कि इन्हें किस किस नामों से पुकारा गया है। अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है कहाँ से आए थे, इनका मूल स्थान कहाँ था। तो इनके लोक कथाओं में कई कथा जो है वो प्रचलित है और उस कथा के अनुसार कई इतिहासकार इनका मूल स्थान निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि ये जो थे वो तिब्बत के मूल स्थान या मूल निवासी थे, लेकिन इसको तर्क संगत नहीं माना गया है क्योंकि इनका जो जीवन शैली है वो ठंडे प्रदेशों के जैसा नहीं है, पहनावा जो है वो ठंडे प्रदेशों के जैसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे आपके तथ्य पाए गए हैं जो कि तिब्बत से इनको जोड़ता नहीं है। तो एक तरह से कहा गया कि तिब्बत से ये दक्षिण भारत गए, आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा रेखा पे मध्य प्रदेश में रहे, फिर यूपी में होते हुए ये झारखंड आते हैं। लेकिन बहुत सारे तथ्यों को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला इतिहासकारों ने कि ये तिब्बत के मूल निवासी नहीं थे। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं इनका जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। हम लोग देखेंगे भाषा परिवार, तो उसमें एक भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक, और वो जो है आपका पूर्वी एशिया से संबंधित थी। ये देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का ये मैप दिया गया है, वो आपका इस आपका भारत के पूर्व दिशा की ओर जितने जितने भी आपके ये देश हैं उसमें बहुत सारे लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें जो है मुंडा भी एक भाषा है। तो इसीलिए कहा जाता है मुंडाओं का जो आगमन हुआ है वो पूर्वी एशिया से हुआ है। तो इस तरह से कहा भी जाता है कि इनका जो आगमन हुआ है वो बर्मा से हुआ है, जिसको म्यांमार के तौर पे हम लोग जानते हैं। उधर से ही ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं और इस तरह से ये झारखंड में आते हैं। तो इस तरह से कई लोक कथा प्रचलित है, उनमें एक कथा ये भी है। और इस तरह से हम लोग एक और कथा देखते हैं जो कि पौराणिक धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से या
आपका पुराणों से, महाभारत से संबंधित है। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के वंशज अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी से उनके पुत्र जो हुए मरीचि हुए, फिर उनके वंशज आपके कश्यप के नाम से जाने जाते हैं, फिर विश्ववान जो है उनके पुत्र हुए, और इसी से सूर्य वंश का आरंभ माना जाता है, जो कि आगे चल के आपका इक्ष्वाकु वंश में परिवर्तित हो जाएगा और राम उसी वंश में जन्म लेंगे। तो इस तरह से सूर्य वंश का शुरुआत होता है विश्ववान के समय से। इनके जो पुत्र होते हैं इनके जो पुत्र होते हैं वो वैश्वत मनु होते हैं, और इनके जो है वो 10 पुत्र होते हैं, और यही 10 पुत्रों में एक पुत्र जो होता है वो आपका इक्ष्वाकु होता है। तो इस तरह से 10 पुत्र थे, जिसमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, घृष्ट, नरियसंत, कुरुष, करुष, महाबली, सरयाति और पृषद करके हुआ है, जिसमें 2 नाम आपको यहाँ पे देखना है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक है इक्ष्वाकु और दूसरा करशु। ये चेरो और सबर जाति से मिलता जुलता है, क्योंकि चेरो और सबर जाति अपने आप को कुरुष का वंशज मानते हैं, और इक्ष्वाकु जो कि राम इसी वंश में जन्म लिए थे। तो इक्ष्वाकु के बारे में देखते हैं, ताकि आपको, चूंकि यहाँ पे रोहतासगढ़ के बारे में भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम रोहतासगढ़ के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये प्राचीन काल से के साथ साथ आपको मध्यकाल में भी पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। तो रोहतासगढ़ के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो इक्ष्वाकु कुल में सत्यव्रत होते हैं, त्रिशंकु, बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं, और उनमें से सबका नाम हमको जानना नहीं है। जिसका आपका ऐतिहासिक यहाँ पे काम हो जाए, जिससे काम चल जाए, उतना का हम लोग यहाँ नाम जानते हैं, सारा का नाम यहाँ पे जानना कोई जरूरी नहीं है। तो सत्यव्रत है त्रिशंकु। कहा जाता है सत्यव्रत के समय जो विश्वामित्र थे वो इसके लिए यहाँ पे पृथ्वी में ही एक स्वर्ग का निर्माण कर दिए थे, क्योंकि ये अपने तपोबल से विश्वामित्र जो थे इसको इंद्रलोक में भेजे थे, स्वर्ग में भेजे थे, लेकिन चूंकि इनका जो रूप था वो कुरूप हो चुका था और ये ऋषि के द्वारा शापित किए गए थे, और इसीलिए इंद्र ने उसको वहां रखना नहीं चाहा और उसको वहां से भेज दिया। तो वो जब स्वर्ग से गिर रहे थे तब उन्होंने विश्वामित्र से कहा, आह्वान किया, और विश्वामित्र ने उनके लिए यहाँ पे स्वर्ग का निर्माण किया। ऐसा यहाँ पौराणिक धर्म कथा में कहा गया है। तो इस तरह से सत्यव्रत का यह कथा है, और उसी का पुत्र होता है हरिश्चंद्र। ये वही हरिश्चंद्र है जो कि राजा हरिश्चंद्र, जो कि दानवीर, पूरे अपने राजपाट को दान कर दिया था। तो यही हरिश्चंद्र है। उसके एक पुत्र होते हैं रोहितासव, और इसी से हमको काम है। ये जो रोहितासव था, कहा जाता है कि सत्यव्रत जो थे वो इक्ष्वाकु कुल के थे, और करुष जो थे उसके कुल से संबंधित थे चेरो और सबर। तो इन दोनों के बीच में काफी समय के बाद हो सकता है कभी विवाद हुआ था, और उस विवाद के कारण जो है वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि चेरो और सबर जनजाति जैसे कुछ जो कि कुरुष वंश से संबंधित थे, वो सोन नदी पार करके दक्षिण की ओर चले आते हैं। तो ये देखिए, आपका ये जो दिखाई दे रहा है वो सोन नदी है, और इसके दक्षिण की ओर यहाँ पे आ जाते हैं। समय बीता जाता है, और इस तरह से हरिश्चंद्र जो है यहाँ पे आपका सोन नदी के पश्चिम में एक गढ़ का निर्माण करते हैं, और अपने एक पुत्र रहता है उसका, जिसका नाम था रोहितासव, और उसी को उस गढ़ के सुरक्षा के लिए भेजते हैं। और इस तरह से इस दक्षिण की ओर से जो आक्रमण होने वाला था उससे वो सुरक्षा प्रदान करता है, और इसीलिए इन्हीं के नाम से इस गढ़ का नाम रोहितासवगढ़, या हम लोग इसको रोहतासगढ़ के नाम से जानेंगे, जो कि अभी बिहार में पड़ता है, वो इसका नाम हुआ था। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये जो रोहतासगढ़ जो है उसका पौराणिक कथा के अनुसार हरिश्चंद्र के बेटे रोहितासव के नाम से संबंधित है। चूंकि रोहतासगढ़ जो है वो बार बार आपको प्राचीन काल में भी पढ़ने को मिलेगा और मध्यकाल में भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इसका जो संबंध है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं इक्ष्वाकु वंश में ही राम का जन्म होता है, भगवान राम का। और कहा जाता है रामायण में, चाहे अन्य धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि मुंडाओं का अवध नरेश राम के साथ अच्छा संबंध था, और जब वनवास से पूर्व उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उनके जो तैयारी हो रहे थे उसमें वादकों के रूप में ये सम्मिलित हुए थे। और इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, या इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राम के समय में मुंडाओं का और अवध नरेश राम का जो संबंध था वो काफी मित्रतापूर्ण था। उन दोनों के बीच कोई भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, क्योंकि राज्याभिषेक में इन्होंने वहां पे
सम्मिलित हुआ था। और राजीव शेख, ये रोहतासगढ़ हो सकता है पिछले मैप में आपको अच्छा तरह से नहीं दिखा है क्योंकि ये काम भी आएगा। ये देखिए आपका सोन नदी है और ये रोहतासगढ़ है और इस तरह से यहाँ पे है झारखंड। तो रोहतासगढ़ के दक्षिण में अभी झारखंड, अभी हम लोग देखेंगे मुंडाओं का आगमन जो होता है इसी रोहतासगढ़ से होता हुआ ये झारखंड में प्रवेश करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं महाभारत काल में झारखंड के जो मुंडा जनजाति थे उनका आर्यों के साथ क्या संबंध था। तो आपको महाभारत काल में पता होगा कि भीम का जरासंध के साथ युद्ध हुआ था और भीम के द्वारा जरासंध को मार दिया गया था। और ये जो जरासंध थे वो आपके मगध के राजा हुआ करते थे और मगध के राजा हुआ करते थे, इस कारण से इनका जो संबंध था मुंडाओं के साथ एक बेहतर संबंध था। तो इस तरह से हम कहें कि जो मुंडाओं का मित्र था जरासंध, उसको भीम के द्वारा यानी पांडवों के द्वारा मार दिया गया। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो जो थे कौरवों की ओर से लड़े थे। और इस तरह से यहाँ पे आपका जो भीष्म पर्व दिया गया है उसमें कहा गया है, भीष्म पर्व वही है महाभारत के जो 18 पर्व हैं उसमें एक पर्व भीष्म पर्व है और उसमें संजय जो कि धृतराष्ट्र को सारा घटनाक्रम बताते हैं जो कि युद्ध स्थल में घट रहा था। एक तरह से हम कह सकते हैं संजय जो था उस समय का इंटरनेट था, मतलब दूरदर्शी था, जो दूर घटना घट रहा है उसको धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे उसको यहाँ पे सारा घटना को बताया जा रहा था। तो वो बताते हैं कि भीष्म के सेना के वाम अंग में करुष जो कि अभी चेरो और सबर जाति देखे उनके साथ मुंड, विकुंज और कुंडीवर्ष थे। तो इस तरह से जो मुंड जो कहा गया है यहाँ पे उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें मुंडाओं ने भीष्म के सेना के तौर से आपका पांडवों के विरुद्ध में ये लड़े थे। और हम लोग को पता है भीष्म जो है वो कौरवों की ओर से लड़े थे और इस तरह से हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और जब पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया तो पांडवों का जब जीत होता है तो वो फिर हारने के बाद उनका पलायन होता है और इस तरह से झारखंड का और उनका आगमन होता है। एक कथा के अनुसार, यह है पौराणिक धर्म के अनुसार। एक अन्य मत के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए आर्य जब आए तो आर्य जो है पश्चिम भारत में यहाँ पे आए थे और धीरे धीरे ये पूरब की ओर बढ़ रहे थे, गंगा घाटी की ओर बढ़ रहे थे। सिंधु क्षेत्र से ये धीरे धीरे गंगा घाटी की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। और इस क्रम में चूंकि ये तिब्बत भी कहा जाता है और तिब्बत से कहा जाता है कि ये शुरू में आपका मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र के सीमा से जाते हुए मध्य प्रदेश भी गए थे। तो इनका जो है टकराव होता है, इधर से आर्य आते हैं और इधर से ये मुंडा जनजाति रहते हैं। तो इन दोनों के बीच एक तरह से टकराव होता है। टकराव होने के कारण इनका जो पलायन होता है वो झारखंड की ओर होगा। तो झारखंड में पलायन होने से पहले ये कुछ दिन तक या बहुत लंबे समय तक शरद चंद्र राय के अनुसार कहा जाता है ये यूपी के प्रतापगढ़ जो कि अभी वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा और आजमगढ़, हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे, लेकिन ये जो आपका उत्तर प्रदेश का मैप है यहाँ पे आपका प्रतापगढ़ है और यहाँ पे आजमगढ़ है। तो यहाँ पे कुछ साल के लिए ये लोग या कुछ समय के लिए ये लोग यहाँ पे मुंडा लोग निवास किए थे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम जगह के मिलते हैं जो मुंडारी शब्द से या मुंडाओं के से मिलता जुलता है, इसीलिए ये निष्कर्ष निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे निवास कर रहे थे तो धीरे धीरे आर्य का और भी इस तरह से यहाँ पे पलायन होते होते ये पूर्व की ओर आया और जैसे जैसे ये प्रतापगढ़ या आजमगढ़ की ओर पहुंचे तो फिर से इनके बीच युद्ध होता है। और युद्ध होने के कारण ये धीरे धीरे जब आर्यों का वर्चस्व बढ़ते जाता है तो उत्तर प्रदेश में इनका बीच संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद ये जो है दक्षिण की ओर पलायन होंगे और रोहतासगढ़ जो कि सोन नदी के पश्चिम किनारे में था उससे होते हुए ये जो झारखंड दिख रहा है यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रवेश कर देंगे। जब युद्ध हो रहा था आर्यों के साथ तो कहा जाता है मुंडाओं के साथ असुर भी उनका साथ दे रहे थे। असुर जो कि शिल्पी जनजाति के तौर पे जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इनका जो लोहा है वो मोहनजोदड़ो के साथ साथ आपका मेसोपोटामिया, आपका मतलब हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ यहाँ पे हम लोग मेसोपोटामिया जो काल था उस समय का, वहां पे भी इनका अवशेष या इनके तलवार जो है, लोहा जो है वो जाते थे जिससे वहां पे तलवार बन रहा था। तो असुर जो थे वो शिल्पी जनजाति के थे, तो दोनों साथ में मिलते थे। और मुंडा जो थे कहा जाता है ये एक तरह से लड़ाकू जाति के थे और ये युद्ध में बार बार भाग लेते थे ताकि जिस कारण ये युद्ध कौशल से परिचित थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देख लिए। तो असुर का जब युद्ध होता है और मुंडाओं का युद्ध होता है आर्यों के साथ, जब इन्हें खदेड़ा जाता है तो सबसे पहले असुर जो है वो पलायन करके आपके मगध से होते हुए आपका झारखंड में प्रवेश करते हैं और इसके पीछे पीछे मुंडा, सबर या बिरजा जनजाति भी
और भी अन्य जाति धीरे धीरे इनके पीछे पीछे यहाँ पे आते हैं। तो समझिए कि आपके असुर सबसे पहले यहाँ पे झारखंड में आया और उसके पीछे पीछे मुंडा और सबर और बिरजा जनजाति लोग यहाँ पे आते हैं। अब जब यहाँ पे असुर आ चुके हैं, उसके पीछे पीछे देखिए यहाँ पे रोहतासगढ़ है, ये प्राचीन मैप है, रोहतासगढ़ होते हुए जो कि यहाँ पे सोन नदी आपको देखने को मिलेगा, ये रोहतासगढ़ को पार करते हुए यहाँ पे अब असुर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऋषा मुंडा या ऋचा मुंडा जो है वो अपने सहयोगियों के साथ रोहिलखंड अवध होते हुए रोहतासगढ़ होते हुए ये सुतियामे जो कि अभी रांची में पड़ता है, आप पतरातू रोड से, आप कांके रोड से अगर आप जाइए पतरातू की ओर तो आपको वहां पे मिलेगा सुतियामे, अभी भी वो मौजूद है और वहां पे मदरा मुंडा का वहां पे मूर्ति भी लगा हुआ है। तो इस तरह से सुतियामे वो वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे वो बसने का वो कहानी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो रोहतासगढ़ है उसको पार करते हैं और ऋचा मुंडा जो है 28,000, कहीं कहीं 21,000 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप समझिए कि वो जो है अपने समूह के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं और जो असुर पहले यहाँ पे आ चुके थे उनको परास्त करते हैं। क्योंकि असुर जो है वो शिल्पी जनजाति के थे और ये युद्ध कौशल से परिचित थे, इसीलिए असुर यहाँ परास्त हो जाते हैं और इस तरह से यहाँ पे मुंडाओं का एक तरह से कब्जा हो जाता है और उसके बाद उनका ये शासनकाल यहाँ पे चलता है। तो इस तरह से ऋषा मुंडा जो थे प्रथम व्यक्ति थे जो झारखंड राज्य निर्माण का जो प्रक्रिया है उसको शुरू करते हैं और यहाँ का जो राज्य है उसको चलाने के लिए एक शासक होना चाहिए था और उस शासक के तौर पे ऋषा मुंडा और भी उनके समूहों के द्वारा सुतिया पाहन को चुना जाता है और सुतिया पाहन के नाम से ही ये जो जगह है जहाँ पे वो लोग रुकते हैं, जिसको अभी हम सुतियामे के नाम से जाने, उसका नाम रखा गया सुतिया नागखंड। और इस तरह से उन्होंने सुतिया नागखंड में अपना राज्य पाठ को शुरू किया। तो इस तरह से यहाँ और राज्य पाठ जब शुरू करते हैं तो जैसे हम लोग देश को अन्य राज्यों में कई राज्यों में विभक्त करते हैं, तो उन्होंने भी अपने राज्यों को कई राज्यों में, अपने जो देश कह सकते हैं, अपना जो राष्ट्र था उसको कई प्रांतों में या कई गढ़ों में, जिसको उस समय वो लोग गढ़ करते थे, गढ़ों में विभक्त किए, जिसमें 7 गढ़ महत्वपूर्ण था। और अगर ये 7 गढ़ को देखा जाए तो ये पूरे झारखंड को कवर करता है। तो इस तरह से 7 गढ़ और 21 परगना में ये लोग विभाजित करते हैं और पूरी तरह से शासन करते हैं। सुतियामे आके रुकने का भी एक कहानी यहाँ पे आपको प्रचलित है, लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है जब ऋषा मुंडा यहाँ पे पहुंचे थे तो झारखंड में जहाँ पे सुतियामे अभी है, यहाँ पे देखिए यह सुतियामे है, ये जो सुतियामे वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जानवरों का या चिड़ियाओं का बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है, जिससे वो डर जाते हैं और उनको ये पता नहीं चलता है कि ये उनके लिए सही स्थान है रहने के लिए या नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के संदेश को समझने में असमर्थ रहते हैं कि प्रकृति उन्हें क्या कहना चाह रहा है, उसको यहाँ पे ठहरने के लिए कहा जा रहा है या वो यहाँ से चले जाए ऐसा कर रहा है। तो उनके रीति रिवाज के अनुसार उनके पास एक सफेद मुर्गा होता था, उस सफेद मुर्गा को वो बांध के आग में जला दिए और जलाने के बाद फिर से उन्होंने आह्वान किया वो मुर्गा का, और इस तरह से वो फिर से मुर्गा आपको अस्तित्व में आ जाता है। ऐसा लोक कथा है, अस्तित्व में आ जाता है। और इस तरह से इन्होंने समझा क्योंकि ये राख से फिर से मुर्गा अस्तित्व में आ चुका है, सफेद मुर्गा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका देवता है, ये लोग सूर्य देवता को पूजा करते थे और उसी के वंशज अपना मानते थे। सिंह बोंगा का ये लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से वो लोग जब मुर्गा यहाँ पे फिर से वापस आ जाता है तो मानते हैं कि यही वो सही स्थान है जहाँ पे प्रकृति जो है उसको यहाँ पे बसाना चाहता है। इस तरह से वो सुतिया नागखंड में आके या सुतियामे में आके बस जाते हैं और अपने पूरे राज्य को 7 गढ़ और 21 परगना में बांट देते हैं। 7 गढ़ में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। ये जो मैप है आपका मध्यकालीन तक चला जाता है, इसलिए कुछ कुछ आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे लोहरदग्गा आप देखिए, यहाँ सुतियामे, यहाँ रांची है, रांची चुटिया से आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर आइएगा तो ये एरिया आपको लगभग लोहरदग्गा को मिलता है। हजारीबाग, आप रामगढ़ से थोड़ा सा ऊपर जाइए तो ये जो एरिया पड़ेगा आपका लगभग हजारीबाग का एरिया पड़ता है। पलामू, तो यहाँ पे आपको पलामू देखने को मिल रहा है, ये पलामू है ना, जिसको पालमगढ़ के तौर पे जाना जाता है। मानगढ़, यहाँ पे पंचायत राज्य जो है इसके बारे में मानभूम में ही पंचायत राज्य का स्थापना होगा। तो ये जो धनबाद का एरिया हो जाएगा, कुछ बहुत एरिया, उसको हम लोग मानभूम के तौर पे जानते हैं, मानगढ़। सिंहभूम, ये आपका पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का एरिया हो गया। और सरगुजा जो कि अभी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, देखिए ये जो सरगुजा है, ये जो सरगुजा में 2 आपका गढ़ था, एक सुरगुमगढ़ था और एक था केशलगढ़। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ से पूरा ये जो क्षेत्र है आपका झारखंड का, साथ साथ छत्तीसगढ़ या बंगाल का कुछ बहुत एरिया जो है आपका इसके राजवंश के अंतर्गत या इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि मुंडाओं का शासन उस समय लगभग
पूरे झारखंड में फैला हुआ था और इस तरह से समस्त झारखंड में सुतिया नागखंड का शासन चलता था, सुतिया पहान का शासन चलता था। लेकिन इनका जो शासन था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और ये जो है पहुंचते हैं वो 600 बीसी के आसपास, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 600 बीसी के आसपास यहाँ पहुंचते हैं और शासन व्यवस्था चलता है। तो लगभग लगभग 83-84 ईस्वी आते तक यहाँ पे आपको देखने को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे नागवंश का यहाँ फनी मुकुट राय उसको मिलते हैं और उस तरह से आपका इसका लालन पालन किया जाता है मदरा मुंडा के द्वारा और राजपाट जो है मुंडाओं के द्वारा नागवंश को सौंप दिया जाता है और इस तरह से इनका जो शासन है वो एक तरह से बहुत दिन तक नहीं चलता है, ये समाप्त हो जाता है। तो इनका जो शासन बहुत दिन तक नहीं चला, इसका ये कारण नहीं था कि ये किसी भी तरह से कमजोर थे या इनका प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर था, इनका लोकतांत्रिक कारण था। इनका जो चुनाव होता था लोकतांत्रिक तरीके से होता था, जो कि अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस लोकतांत्रिक तरीके के कारण ही इनका जो शासन काल है वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से फनी मुकुट राय को ये लोग चुनते हैं और उसके बाद अपना पूरा राजपाट यानी कि मुंडा शासन जो है वो नागवंश के शासन तक चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड जो है अगर उसका उदाहरण देखा जाए लोकतंत्र के तहत तो सबसे पुराना लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। कि अगर पृथ्वी में सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र मौजूद है तो झारखंड के मुंडा शासन में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग मुंडाओं के बारे में देखें कि कैसे वो झारखंड में इनका आगमन होता है और आगमन होकर ये 7 गढ़ 21 परगना में अपने राज्य को विभाजित करते हैं और उसके बाद इनका अंतिम जो राजा होता है मदरा मुंडा वो अपना राजपाट फनी मुकुट राय को देगा और नागवंश का स्थापना होगा। तो अगला चैप्टर जब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्षेत्रीय राजवंश में मुंडा शासन के बाद छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद बाकी जो भी बच जाता है इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारा राजवंश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर अच्छा लगता है कि इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या और किस तरह से आप हमारे से उम्मीद रखते हैं, तो हम उस तरह से देखेंगे और अपने तरफ से अधिक ये प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ नया से नया वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय झारखंड।